Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st December 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a private member's bill for women reservation in Lok Sabha. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझ लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है. देखिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर इज़ नोन एज प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. यहाँ जाकर के थोड़ा कभी कभार कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को लगता है कि जो रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो प्राइवेट मेंबर की तरह नहीं गिने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, जो मिनिस्टर्स हैं वही प्राइवेट मेंबर नहीं होंगे. बाकी अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं भी, लेकिन अगर आप मिनिस्टर नहीं हैं तो यू विल बी काउंटेड एज अ प्राइवेट मेंबर. तो चाहे जैसे कि एग्जांपल के लिए बीजेपी के भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन अगर वो मिनिस्टर नहीं है, सरकार का हिस्सा नहीं है, तो ही विल बी काउंटेड एज और सी विल बी काउंटेड एज प्राइवेट मेंबर. तो आई होप अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्राइवेट मेंबर इज़ क्लियर. एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट ए मिनिस्टर इज़ प्राइवेट मेंबर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों. और अगर कोई बिल प्राइवेट मेंबर द्वारा रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, देन दैट बिल विल बी नोन एज प्राइवेट मेंबर्स बिल. और वहीं अगर कोई मिनिस्टर एक बिल को रखते हैं तो दैट बिल इज़ नोन एज गवर्नमेंट बिल. तो नॉर्मली होता क्या है कि प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल नॉर्मली फिर ऑपोजिशन पार्टी के ही मेंबर्स रखते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के मेंबर्स को अगर कोई बिल रखवाना होगा तो वो गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट बिल के फॉर्मेट में बिल रखवा देंगे. तो प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होता है क्योंकि अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स रखते हैं, और उसके अपोजिशन पार्टी का मतलब ये है कि उनके पास अभी मेजॉरिटी नहीं है ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा, एंड इन दैट केस द बिल डज नॉट गेट पास्ड. फिर भी ज़रा समझते हैं कि आखिर प्राइवेट मेंबर बिल्स रखे क्यों जाते हैं इन द पार्लियामेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है टू ड्रॉ गवर्नमेंट्स अटेंशन. कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, जहाँ पे कानून बनाने की ज़रूरत है, तो फिर जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो कभी कभार एक बिल रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, ताकि इस बिल की मदद से ही वो सरकार का अटेंशन ड्रॉ कर पाए. अगर सरकार ने सपोर्ट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा, नहीं किया तो भी कम से कम सरकार के ख्याल में तो ये बात आ जाएगी कि दीज आर द एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस, एंड मे बी द गवर्नमेंट में ड्राफ्ट अ न्यू बिल इन द सेम लाइन which will be presented in the form of government bill and get passed. तो ये फ़ायदा होता है प्राइवेट बिल रखने का. अगर अभी तक देखा जाए तो हमारे देश में सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं अभी तक पार्लियामेंट के पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में. 1970 से लेकर के अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास भी नहीं हो पाया है. जो सबसे पहला प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुआ था दैट वाज इन 1954, दैट वाज मुस्लिम वक्फ बिल. और जो लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है दैट वाज इन 1969, दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट इन आईपीसी. वो तब से 1969 से लेकर के अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है. डिस्कशंस हुए हैं बट पास नहीं हुआ. सो टोटल 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बीन पास्ड सो फार. ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिए थे जहां उन्होंने कहा था कि नो प्राइवेट बिल मेंबर बिल्स हैव बीन पास्ड सो फार. दैट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, क्योंकि 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं. मैंने कहा पास होने के चांसेस कम होते हैं, 1970 से अभी तक पास नहीं हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज तक कभी भी कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ ही नहीं है. दैट इज़ नॉट ट्रू. अब करंट कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. क्यों हम प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब से विंटर सेशन शुरू हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, फिर से एक डिबेट शुरू हो गई है कि विमेन रिजर्वेशन के लिए एक बिल रखा जाए, और ये डिबेट मेनली आ रही है फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टीज़. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले कुछ दिनों में एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा जाए लोकसभा के अंदर इन ऑर्डर टू गिव रिजर्वेशन टू द विमेन, और रिजर्वेशन टू विमेन इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो जरा देखते हैं कि आखिर विमेन को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत क्यों है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. तो कारण उसका सरल है कि नॉर्मली विमेन आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन दीज लेजिस्लेटिव बॉडीज़. जब तक रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, विमेन दो लगभग 50% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी देयर रिप्रेजेंटेशन
in parliament and legislative bodies are quite low. इस डेटा की मदद से भी हम समझ सकते हैं only 14.9% are elected women in current लोकसभा. अगर बात की जाए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के रिपोर्ट की तो इंडिया इज़ रैंक्ड वेरी पुअरली एट 144 आउट ऑफ 193 कंट्रीज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन पार्लियामेंट. In fact, India falls behind neighboring countries like Bangladesh, Pakistan and Nepal as far as women representation in parliament is concerned. बात की जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर विमेन के रिप्रेजेंटेशन की तो वो और भी कम है. नेशनल एवरेज इज समवेयर क्लोज टू 8% विच इज़ वेरी लो. तो सोचिए एक तरफ 50% पॉपुलेशन है विमेन की अप्रॉक्सीमेटली, बट देयर रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज एज लो एज 8%. और वहीं अगर रिजर्वेशन दे दिया जाए तो आप देखते हैं कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना शुरू हो जाता है. एंड दैट इज़ और दैट कुड बी जस्टिफाइड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन इन लोकल बॉडीज. आपको पता है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में और म्यूनिसिपल बॉडीज़ में विमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविज़न लाया गया. एंड सिंस देन जब से विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है लोकल बॉडीज़ में, सिंस देन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन हैव गॉन अप इन सच लोकल बॉडीज़. एंड करेंटली अगर देखा जाए इंडिया का एवरेज तो इट इज़ समवेयर क्लोज टू 50% फॉर विमेन. रिजर्वेशन देने से पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट से पहले विमेन हैड अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउट 3 to 4% विच हैज़ शॉट अप टू अबाउट 50%. तो वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या पार्लियामेंट में अगर विमेन रिजर्वेशन को ला दिया जाता है देन विमेन रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली विल गो अप. ऐसा नहीं है कि पहली बार विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में या बिल रखा जा रहा है. पहले भी बिल रखे जा चुके हैं बट नन ऑफ दोज बिल्स कुड बी पास्ड. ऑल ऑफ देम लैप्स्ड इन द पास्ट. फॉर एग्जाम्पल 1996 में एक बिल रखा गया था लोकसभा में, बट लोकसभा डिजॉल्व हुई और वो बिल लैप्स हो गया. सिमिलरली 1998 एक बिल रखा गया बट दैट बिल ऑल्सो कुड नॉट गेट पास्ड. 2014 में भी एक बिल रखा गया था इन द सेम डायरेक्शन टू सिक्योर रिजर्वेशन फॉर विमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, लेकिन लोकसभा डिजॉल्व हुई 2014 की और वो बिल भी लैप्स हो गया. अभी इसी कॉन्टेक्स्ट में एक केस स्टडी देखते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है, जो आप अगर एग्जाम में कोट करें आंसर राइटिंग में तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे. ये केस स्टडी में बताया गया है कि इंडिया के अंदर 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उड़ीसा की बीजू जनता दल और वेस्ट बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने अपने अपने पार्टीज़ के अंदर विमेन के लिए सीटें रिजर्व कर रखी हैं. तो जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो जितने भी ओवरऑल कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से एक सर्टेन % सीटें वो विमेन के लिए रिजर्व करते हैं. और अगर आप देखें तृणमूल कांग्रेस का या बीजू जनता दल का रिजल्ट इन इलेक्शंस तो आपको पता चलेगा कि 65% विमेन कैंडिडेट्स हैव वन इलेक्शन while only 44% men candidate have won an election for Trinamool Congress. Similarly, for Biju Janata Dal, 86% of women candidate have won election while male candidates have won only 43%. मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल विमेन की संख्या मेल से ज़्यादा हो गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी विमेन कैंडिडेट को फील्ड कराया गया उसमें से 86% जीत गई. तो इन केस स्टडी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं, देश की जनता है, it is ready to accept women representatives in state legislative assembly and parliament, and that is why the people or the voters are voting for women representatives. But the problem है कि political parties के अंदर अभी भी थोड़ी बहुत patriarchy है. The control is by the male members of the party, and that is why women are finding it difficult to have accessibility in the political parties and get tickets from a political party टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. लेकिन अगर उनको टिकट मिल जाता है और वो इलेक्शन कंटेस्ट करें तो फिर वोटर्स हैव एक्सप्रेस्ड क्वाइट एक्सेप्टेंस फॉर विमेन कैंडिडेट्स. ये आप इस केस स्टडी से मेंस प्रूव कर सकते हैं. अगर इस तरीके का मेंस में सवाल आ जाए, आपको मैंने ये प्रैक्टिस के लिए दिया है कि विमेन रिजर्वेशन बिल हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एंड लैप्स्ड मैनी टाइम्स इवन इन द पास्ट. In this context, discuss why it is necessary to have reserved seats for women in all legislative bodies. तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं इनको आपको इस आंसर में कोट करना है. कंक्लूजन में आप विक्टर ह्यूगो का एक कोट लिख सकते हैं कि नो फोर्स ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम. तो इट इज़ बिलीव्ड कि विमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इस आइडिया का टाइम आ चुका है. एंड वी शुड नॉट हिंडर इट, वी शुड नॉट स्टॉप इट, एंड if we allow it to the logical culmination then it will
yield fruitful results. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट climate induced displacements, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment and biodiversity point of view. क्या होता है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, पहले वो जरा समझते हैं. तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट रेफर्स टू फोर्स्ड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अदर पार्ट. तो एक देश के अंदर ही अगर लोग मजबूरी में अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं या फोर्स्ड हो रहे हैं मूव करने के लिए, तो इसको कहा जाएगा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं. कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जब बनाए जाते हैं, रोड बनाया गया, ब्रिजेज बनाए गए, पावर प्लांट्स बनाए गए, तो उस केस में फिर लोगों के लैंड को अक्वायर किया जाता है एंड देन दीज पीपल आर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्लेस और रिलोकेट टू सम अदर प्लेसेस. लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट. कहीं हेवी बारिश हो गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो इस कारण से कहीं फ्लड आ गया, इस कारण से लोगों को अपनी अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे जगह माइग्रेट होना होता है. इन द करेंट टाइम द क्लाइमेट इंड्यूस्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हैज़ द हाइएस्ट चंक और शेयर इन ओवरऑल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स. इसी कॉन्टेक्स्ट में डेटा है. बेसिकली ये आर्टिकल मैं इसीलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये डेटा याद करा सकूँ. जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे आंसर लिखें या इनफैक्ट कोई भी आंसर लिखें, तो जब तक आप करंट डेटा कोट नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर रिपोर्ट. इसके हिसाब से 23.7 मिलियन पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड डिस्प्लेसमेंट इन द ईयर 2021 एज ए रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर. तो इतने सारे लोग, 23.7 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स के कारण एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्प्लेस होने के लिए फोर्स हुए हैं. तो इट्स अ ह्यूज नंबर. क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया, फ्लड आ गया, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया. तो इस कारण से इतने सारे लोग डिस्प्लेस होने के लिए फोर्स हो रहे हैं. तो क्लाइमेट चेंज पे कभी भी आप आंसर लिख रहे हो कि इसका क्लाइमेट चेंज का सोसाइटी पे इम्पैक्ट या सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो वहाँ पे आपको इस डेटा को कोट करना होगा. अगर आपने इस एजेंसी या इस रिपोर्ट का नाम भी कोट कर दिया, देन इट विल हेल्प यू इन फेचिंग बेटर मार्क्स. बेसिकली दिस रिपोर्ट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर रिपोर्ट, इज पब्लिश्ड बाय नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर. इसी तरीके की एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन भी पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक. इस रिपोर्ट के हिसाब से विमेन एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स. अभी इंडिया रिलेटेड अगर बात की जाए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, तो नियरली 5 मिलियन पीपल वेयर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन 2021. तो पूरे दुनिया भर में 23 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए. अकेले इंडिया में 5 मिलियन पीपल वेर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया. तो लगभग 1/4 इंडिया में डिस्प्लेसमेंट हुई है. इंडिया के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं लोगों की बिकॉज ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स, इट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. हमारे यहाँ पे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, उसमें नेचुरल हजार्ड्स, हाई पॉपुलेशन, सोशल इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, ये सब कारण हैं. सबसे बड़ा कारण अगर नेचुरल फैक्टर या क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फैक्टर्स देखा जाए तो वो है फ्लड रिलेटेड हैवोक. फ्लड आने के कारण जब लोगों को एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ता है, और फ्लड रिलेटेड हैवोक मेनली इज एसोसिएटेड विद साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मानसून, ऑनसेट मानसून जब होता है तो उस केस में अलग अलग जगहों पे फ्लड आता है. एंड दैट फ्लड हैवोक इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पीपल इन इंडिया. क्योंकि आजकल जो रेनफॉल हो रहा है उसका पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है. तो एकाएक से हेवी रेनफॉल हो जाता है एंड दैट लीड्स टू फ्लडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. फिर काफ़ी दिनों तक ड्राई स्पेल्स चलते हैं. तो इस कारण से एंड दिस irregularity is being seen because of climate change. तो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फैक्टर्स में आप गिन सकते हैं साउथ वेस्ट मानसून के कारण होने वाले फ्लड हैवोक को, और उस कारण से इतने सारे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं. यू हैव टू मग अप दिस डेटा. 5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन 2021 एज पर दिस रिपोर्ट. इसका नाम है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर रिपोर्ट. The next article is about INS Wagir, which has been inducted in Indian Navy, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view.
सबसे पहले समझते हैं सबमरीन्स होते क्या हैं। सबमरीन्स आर नेवल वेसल्स, इस तरह के नेवी के शिप्स होते हैं, दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोपेलिंग इटसेल्फ बीनीथ द वाटर। तो ये वाटर सरफेस के अंदर जा सकते हैं और काफ़ी समय तक वाटर सरफेस के अंदर रह सकते हैं, एंड देन अगेन दे कैन सरफेस देमसेल्फ। तो ये होते हैं सबमरीन, हिंदी में इनको कहते हैं पनडुब्बी, पानी में डूबने वाले सबमरीन्स। सबमरीन्स आर यूज्ड बाय नेवी फॉर मेनी पर्पसेस लाइक अटैकिंग ऑन एनिमी और सेफगार्डिंग द कोस्ट लाइन्स। इन सब पर्पसेस से सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन्स का सिविलियन यूज भी हो सकता है, रेस्क्यू मिशन में, मरीन जो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ अदर शिप्स में भी सबमरीन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अबे इंडिया के अंदर सबमरीन्स डेवलपमेंट के लिए अलग से एक इनिशिएटिव ली गई थी इन 1999, जब कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने एक 30-year प्लान अप्रूव किया था फॉर डेवलपिंग 24 सबमरीन्स इन इंडिया बाय 2030। तो 2030 तक 24 सबमरीन बनाने का प्लान बनाया था कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने। ये प्लान लाया गया था 1999 में, 2030 तक 24 सबमरीन्स बनाने थे। और इन 24 सबमरीन्स को ओवरऑल 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर डेवलप किया जाना था, P75 एंड P75I प्रोजेक्ट। अब देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने 30-year प्लान बनाया, गोल था 24 सबमरीन्स बाय 2030। इनिशियल फेज में 12 सबमरीन्स बनाए जाने थे अंडर 2 प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट का नाम है P75, दूसरे का नाम है P75I। अभी 30 साल में से लगभग 22 या 23 साल तो बीत चुके हैं, हम लोग 2022 पे हैं, अब 2023 जल्दी आने ही वाला है। इस प्लान में कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए नहीं हैं, अचीवमेंट्स हुए नहीं हैं। 24 सबमरीन्स बनाने थे, लेकिन अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 सबमरीन्स ही बना पाए हैं, क्योंकि जो पहले फेज में 12 सबमरीन बनाने थे अंडर 2 प्रोजेक्ट्स P75 एंड P75I में, उसमें भी P75I में कुछ खास अचीवमेंट्स हुए नहीं हैं, कुछ खास प्रोग्रेस हुआ नहीं है। P75 जो प्रोजेक्ट था, इसमें ठीक ठाक सा प्रोग्रेस है। इसमें 6 सबमरीन्स बनाए जाने वाले थे और ये 6 के 6 सबमरीन्स लगभग बन करके रेडी हैं। ये 6 सबमरीन्स को कहा जाता है स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन, बिकॉज इनको फ्रांस की एक कंपनी DCNS स्कॉर्पिन की मदद से बनाया जा रहा है। स्कॉर्पिन क्लास कालावरी सबमरीन, देखेंगे इनके बारे में। अभी इस पेज पे बस आप इतना समझिए कि 30 साल के प्लान में हमें 24 सबमरीन बनाने थे, लेकिन बना पाए हैं हम 6 अंडर P75 प्रोजेक्ट। P75I हैज़ बिन डिलेड। ये जो 6 सबमरीन बनाए जा रहे हैं अंडर P75 प्रोजेक्ट, इनका नाम है INS कालावारी, INS खंदेरी, INS खरांज, INS वेला एंड INS वागीर। देखिए, जब एक तरह के शिप्स बनाए जाते हैं तो जो सबसे पहला शिप होता है उसके नाम पे पूरे जो बाकी के जो शिप्स हैं उनका रख दिया जाता है नाम। जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया, कल के ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में, INS मर्मागांव। INS मर्मागांव को हमने क्या कहा? विशाखापट्टनम क्लास ऑफ सबमरीन। क्यों? क्योंकि जो पहला विशाखापट्टनम क्लास ऑफ शिप्स, क्योंकि वो स्टील मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स थे, वो सबमरीन नहीं थे। तो विशाखापट्टनम क्लास उसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस सीरीज में जो 4 शिप्स बनाए जाने वाले हैं मिसाइल डिस्ट्रॉयर के, उसमें से जो सबसे पहला शिप था वो था INS विशाखापट्टनम, दूसरा है INS मर्मागांव जिसके बारे में मैंने कल बताया। तो पहले शिप के नाम के बाद उस पूरे सीरीज ऑफ शिप्स का नाम रख दिया जाता है। तो इस P75 प्रोजेक्ट में जो पहला शिप जो सबमरीन बनाया गया है वो है INS कालावारी। इसीलिए इस P75 प्रोजेक्ट में जितने भी शिप्स बनाए जा रहे हैं इनको हम लोग कह देते हैं कालावारी क्लास, और इनको स्कॉर्पिन सबमरीन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रांस की कंपनी स्कॉर्पिन की मदद से ये सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं। आई होप यहाँ पे क्लैरिटी है। इनको P75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है कालावारी क्लास स्कॉर्पिन सबमरीन। कालावारी इज कमिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप एंड स्कॉर्पिन इज कमिंग फ्रॉम द नेम ऑफ द कंपनी ऑफ फ्रांस विच हैज़ हेल्प्ड अस इन डेवलपिंग दीज शिप्स। तो ये जो 6 शिप्स बनाए जा रहे हैं सबमरीन्स वो ये हैं कालावारी, खंडेरी, खरांज, वेला, वागीर। 4 तो इसमें से बन करके मैन्युफैक्चर हो करके और इंडियन नेवी में इंडक्ट भी हो गए हैं। INS कालावारी, खंदेरी, खरांज, ये सब तो इंडक्ट भी हो गए हैं। लेकिन INS वागीर को अभी हाल फिलहाल में इंडक्ट किया जाएगा, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है। इस इमेज में एक और शिप होना चाहिए INS वागसीर, छठा, वो है नहीं, मैं इसको ऐड कर दूंगा जब मैं आपके साथ PDF शेयर करूंगा। तो ये 6 में से
ये 4 डेवलप हो करके इंडक्ट हो भी चुके हैं इंडियन नेवी में, कालावरी, खांदेरी, खारांज, वेला। आईएनएस वागीर को अब पूरी तरह से डेवलप कर लिया गया है और इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है और इंडियन नेवी अगले महीने आईएनएस वागीर को भी कमीशन कर लेगी अपने ओवरऑल यूनिट के अंदर। यही करंट न्यूज़ है। करंट न्यूज़ इज दैट द इंडियन नेवी रिसीव्ड द 5th कालावरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन वागीर अहेड ऑफ इट्स प्लान्ड कमीशनिंग नेक्स्ट मंथ। जो 6ठा कालावरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन है वागासीर, इट इज़ 6th इन लाइन, इट्स प्रोडक्शन वॉज डिलेड ड्यू टू पैंडेमिक, तो इसको थोड़ा वक्त लगेगा वागसीर को। देखिए P-75 प्रोजेक्ट का आप जिक्र कहाँ कर सकते हैं, कभी भी मेक इन इंडिया पे सवाल आए कि क्या प्रोग्रेस हुए हैं वहाँ पे मेक इन इंडिया इन डिफेंस सेक्टर, तो वहाँ पे आप P-75 प्रोजेक्ट, कालावरी क्लास सबमरीन, इन सबको कोट कर सकते हैं। मेक इन इंडिया डिफेंस में आप INS विशाखापट्टनम जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं उनको भी कोट कर सकते हैं, INS विशाखापट्टनम, INS मर्मगांव। कल मैंने बताया था ना 75% जो प्रोडक्शन है INS मर्मगांव का दैट इज़ इंडिजीनस, तो दैट कुड बी ए गुड एग्जांपल ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन अंडर मेक इन इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Assam Disaster Risk Reduction Roadmap and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। असम सरकार ने एक डिजास्टर रिडक्शन रोड मैप अडॉप्ट किया है जिसका नाम है असम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप बाई 2030। बेसिकली इस रोड मैप का गोल है कि 2030 तक असम को रिजिलियंट बना दिया जाए अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए, आप नेचुरल डिजास्टर्स को होने से रोक तो नहीं सकते हैं, अर्थक्वेक को होने से रोक तो नहीं सकते, लैंडस्लाइड्स होने को रोक तो नहीं सकते, आप कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, पूरी तरह से इसको रोक तो नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से रिजिलियंट बनाएं ताकि इन नेचुरल डिजास्टर्स के केस में भी बहुत ज़्यादा डैमेजेज ना हो, और यही पर्पस है इस असम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2030 का कि 2030 तक असम के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिजिलियंट बना दिया जाए ताकि नेचुरल डिजास्टर्स के केस में भी डैमेजेज ज़्यादा ना हो। इस डिजास्टर रिडक्शन रोड मैप के लिए जो फंड आएगा दैट विल बी 3% ऑफ द नॉन सैलरी स्टेट बजट एंड दिस विल स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल ईयर 2023-24। तो बेसिकली सैलरी छोड़ करके बाकी जो स्टेट बजट है उसका 3% हिस्सा इस असम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप के लिए खर्च किया जाएगा। इसमें एक कोहेरेंट पॉलिसी बनाई जाएगी, ऐसी पॉलिसी जिसमें असम सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कन्वर्ज्ड होकर के एक सिंक में काम करें ताकि असम का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिजिलियंट बना सके अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। Assam State Disaster Management Authority will act as a coordinator facilitator for implementation of the projects taken under this roadmap। लेकिन इसके ऊपर से एक 23 मेंबर की अलग से बॉडी बनाई गई है, स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये 23 एक्सपर्ट्स की बॉडी बनाई गई है विच विल बी हेडेड बाय आवर चीफ मिनिस्टर, और इस बॉडी का काम होगा कि असम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करना। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ये पहला स्टेटमेंट सही है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सिट एंड एक्ट एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट आफ्टर प्रायर permission from President of India. This statement is right, but second is wrong. High Court does not have power to review its own judgment. So the correct answer is option A. INS Mormugao is stealth guided missile destroyer. और जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड ये स्टेटमेंट गलत है। जीएसटी में कोई भी फैसला लेने के लिए 75% डिसीजन येस होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।